अच्छा, तो अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ, मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन लास्ट टाइम जो है आपको गाइड बुक से काफ़ी डिटेल में जो है पढ़ा दी थी, ठीक है। अब जो है मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ रोल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कैसे, देखें मैंने आपसे कहा था ना कॉम्पोजिशन में कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, ठीक है, और प्रोटीन 60 to 80% और लिपिड 20 to 40% होता है। अब ये जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है ना कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन के साथ जब मिलता है तो क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मीन कार्बोहाइड्रेट, और यही कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ होगा तो क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। सो अब ये जब इसके साथ मिलते हैं तो इसकी वजह से जो है इसके फंक्शन जो है वो काफ़ी डाइवर्स हो जाते हैं। तो वो फंक्शन की डाइवर्सिटी हम पढ़ेंगे कि रोल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। रोल जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब फंक्शन, फंक्शनल डाइवर्सिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मुझे पेन मिल सकता है, पेन चाहिए। फंक्शनल डाइवर्सिटी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो क्या है, प्लाज्मा फंक्शनल डाइवर्सिटी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ड्यू टू प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। वो क्या क्या है, विच आर गिवन बेलो, जो कि नीचे दिए गए हैं। तो ये कितने हैं, ये पॉइंट है 6 पॉइंट है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे, शुक्र। अच्छा देखें डिफ्रेंशिएटी, अच्छा तो अब ये हम फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्या है, डिफरेंशियली परमेबल बैरियर, ठीक है। क्या है, एक परमेबल बैरियर है। डिफरेंशियली किस तरह से, लिपिड बायलेयर मेक्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो लिपिड बायलेयर होगी ना वो क्या करेगी, है वो मेक्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंशियली परमेबल बैरियर। जो लिपिड बायलेयर होगी ना, ये लिपिड बायलेयर ये क्या बनाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमेबल बैरियर। क्यों, क्योंकि उसमें नॉन पोलर एंड लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल कैन क्रॉस इजीली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द अदर आर प्रिवेंटेड। देखें मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो है, मैंने आपसे कहा था ना कि ये लिपिड बायलेयर है, ये लिपिड बायलेयर का ये हेड है, ये एक लेयर के बारे में बता रही हूँ, ये दूसरी लेयर है। ये दोनों फिर आपस में एक दूसरे को फेस करती है। देखिए ये लिपिड बायलेयर का ये हेड है और ये इसकी टेल है। मैंने आपसे क्या था, हेड क्या होता है, पोलर इन नेचर था ना, हेड पोलर इन नेचर था और टेल नॉन पोलर इन नेचर था। तो खुद सोचें वाटर जो होगा वो मतलब ये हेड सॉल्युबल होगा ना, उसमें फ्लूइड के अंदर ये सॉल्युबल होगा। क्यों, क्योंकि इट्स पोलर इन नेचर, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वाटर को तो परमेबल होगी लेकिन बाकी चीज़ के लिए नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, हेड पोलर इन नेचर है, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं कि जो लिपिड बायलेयर है ना वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमेबल बैरियर बनाती है। किस तरह से, नॉन पोलर एंड लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, जो नॉन पोलर होते हैं और जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं कैन क्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द अदर आर क्या हो जाते हैं, प्रिवेंटेड हो जाते हैं। तो यह हो जाता है डिफरेंशियल परमेबल, जो कि लिपिड बायलेयर किरदार अदा करती है इसमें। अब आ जाता है सेलेक्टिव परमेबल बैरियर। सेलेक्टिवली परमेबल बैरियर किस तरह से, मेम्ब्रेन प्रोटीन मेक्स दी प्लाज्मा प्रोटीन सेलेक्टिव परमेबल बैरियर। लिपिड क्या बना रही थी, लिपिड बायलेयर, बोलो, डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन। ये एमसीक्यूज में आएगा कि कौन सी लेयर है जो कि डिफरेंशियली परमेबल बैरियर बनाती है, प्लाज्मा बैरियर का, तो लिपिड बायलेयर। और मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं, जो कि एक्सट्रिंसिक और इंटीग्रल हमने पढ़े थे ना, तो वो क्या बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो सेलेक्टिवली परमेबल बैरियर बनाती है। सेलेक्टिवली मतलब कुछ सेलेक्टिव चीज़ है। इफ़ द ग्लूकोज कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल इज प्रॉपर सुटेबल देन फर्दर ग्लूकोज एंट्री टू द सेल इज प्रिवेंटेड। अगर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन जितनी सेल के अंदर नीड है उतनी सुटेबल है तो फिर क्या होगी, ये क्या करेगी कि मज़ीद ग्लूकोज को आने से रोकेगी, प्रिवेंट करेगी। तो ये इसका मतलब है सेलेक्टिव परमेबल, कि भाई अगर सेल के अंदर ग्लूकोज की कमी है तो फिर ये ग्लूकोज को अंदर आने देगी, लेकिन अगर सेल की वो कमी पूरी हो जाती है तो फिर ये क्या करेगी, ये इस काबिल होगी कि क्या कर देगी, उसको स्टॉप कर देगी उसकी एंट्री ग्लूकोज की। तो इसलिए कहते हैं कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेलेक्टिव परमेबल होते हैं। जैसे कि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन नज़र आ रहा है, ये कौन सा है, इंट्रिंसिक है ना। अब देखें यहाँ पे ग्लूकोज की सेल के अंदर कमी है तो ग्लूकोज ये रास्ता है, ये जो रास्ता है ना ये इससे आते रहेंगे, ठीक है। जब ग्लूकोज की कमी पूरी हो जाएगी तो ये गेट बंद हो जाएगा, यहाँ पे गेट होता है, ये बंद हो जाएगा।
तो ग्लूकोज की एंट्री प्रिवेंट हो गई, सेलेक्टिव फॉर्म लेबर हो गया ना। तो इस तरह से। अच्छा, एक्ट एज अ रिसेप्टर, रिसेप्टर की किस तरह से, रिसेप्टर के तौर पर किस तरह से एक्ट करता है ये? एक्सटेंसिव प्रोटीन फंक्शन टू रिसीव द एनवायरमेंट स्टिमुलाई, थस इन्फॉर्म द सेल एंड रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। अब मैंने आपको ये जो ट्रांसपोर्ट का बताया था ग्लूकोज, वो मैंने इंट्रिंसिक की एग्जांपल दी। अब जो एक्सट्रिंसिक होते हैं, यहाँ पे ये एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन नज़र आ रहे हैं, ये जो पेरिफेरी ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन के सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब भी कोई स्टिमुलस सेल के अंदर या सेल के बाहर, क्योंकि ये अंदर और बाहर लिपिड बाइलेयर के ऊपर और नीचे प्रेजेंट होते हैं ना, अगर सेल के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो ये स्टिमुलस ये उस स्टिमुलस को लेके जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियस तक। फिर न्यूक्लियस उसको कमांड देगा, फिर ये जाके उस पार्टिकुलर चीज़ के पास लेके जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो ये ब्लर कि एक्सटेंसिव प्रोटीन फंक्शन टू रिसीव द एनवायरमेंट स्टिमुलाई। अब वो एनवायरमेंट सेल के अंदर भी हो सकता है, सेल के बाहर भी, जो भी स्टिमुलस होगा वो उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। कौन? एक्सटेंसिक प्रोटीन, ठीक है, एक्सटेंसिक प्रोटीन। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है, कि कौन सा जो है रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करता है, एक्सटेंसिक प्रोटीन, ठीक है। रिसीव द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई डेट इन्फॉर्म इन्फॉर्म द सेल, इन्फॉर्म करेगा किसको, सेल को, और फिर वो रिस्पॉन्ड करेगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, रेगुलेशन किस तरह से कि इंट्रिंसिक और इंट्रीगल प्रोटीन ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसको, डिफ्यूजन को, ऑस्मोसिस को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। मतलब ये जो डिफ्यूजन क्या होती है, हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन तक आना, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लोअर कंसनट्रेशन से हाई। जब भी आप लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन पे जाएंगे तो एनर्जी की नीड होगी ना आपको। जैसे आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं, मतलब आप नीचे से ऊपर आना, तो आपकी एनर्जी लगेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अगर आप उतरना चाह रहे हैं तो आपकी एनर्जी नहीं लगेगी, ठीक है। अच्छा, ऊपर चढ़ते वक्त आपकी क्यों एनर्जी लगती है, क्योंकि अगेंस्ट दी ग्रेविटी आप मूव करते हैं, ठीक है। तो लोअर से हायर कंसनट्रेशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हायर से ये मैं आपको अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी इसी चैप्टर में, अभी तो ये आ गए ना नाम, तो थोड़ा सा बता रही हूँ, ठीक है। और ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर की मूवमेंट, ठीक है, हायर टू लोअर, ठीक है। तो ये यही कह रहे हैं कि ये जो इंट्रिंसिक और इंट्रीगल प्रोटीन है ना, इसका इन दोनों का एक बाहम काम क्या होता है, बाहम मतलब एक काम क्या होता है, यही ना रेगुलेशन वाला, कि क्या करते हैं वो रेगुलेट करते हैं इन प्रोसेसेस को, डिफ्यूजन को, ऑस्मोसिस को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, ठीक है। अब फिफ्थ वाला क्या है, एज रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट, व्हाट इज रिसेप्टर साइट, ठीक है। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट कि जो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया, ये क्या है, मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट है ना, जो मैंने आपको कंपोजिशन में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की स्मॉल क्वांटिटी होती है, जो कि अगर प्रोटीन के साथ मिलेगी तो क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड के साथ मिलेगी तो क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड। ये क्या प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड रिसेप्टर साइट। अब समझ आया इसका क्या काम है, इट्स प्रोवाइड द रिसेप्टर साइट। ये एज MCQs आ सकता है यार, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। अगर आपने ये अभी 11वीं के नोट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने पेपर में भी लिख कर आ गए और आपके एंट्री टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर हो गया, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना इस तरह से, इसके बाद आपका काम ये है कि आप जाके बुक से रीडिंग करें। भले आप KPK की बुक, KPK से हैं, सिंध से हैं, पंजाब से, XY किसी भी प्रोविंस से, आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाएंगे ना, रीड करेंगे, आप समझेंगे जैसे मैम दीना आपको बैठ के पढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहीं पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं। तो आपका काम है कि वीडियो के नोट्स, मतलब ये जो नोट्स की वीडियो, गाइड बुक की वीडियो देखने के बाद अपनी टेक्स्ट बुक से रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ये सारे पॉइंट इंटर टेस्ट में कोई इतना मुश्किल नहीं आता, यही सारे पॉइंट सारे होते हैं। अच्छा, मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि आपने वैसे पढ़ा नहीं होता जिस तरह से पढ़ना चाहिए, जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो रिसेप्टर साइट कौन एक्ट करता है यार, मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बना देते हैं, वही रिसेप्टर साइट एक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या एग्जांपल दी है, हार्मोन रिसेप्टर साइट। हार्मोन रिसेप्टर साइट मैं आपको इस डायग्राम में दिखा देती हूँ। इधर बताओ कहाँ है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, नहीं नजर आ रही, देखें ये क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड है फॉस्फोलिपिड का, ये तो बता दिया था, ये हाइड्रोफिलिक है, नॉन पोलर फैटी एसिड टेल है। अब यहाँ पे ये चेन नज़र आ रही है, शुगर साइड चेन, ये शुगर साइड मीन कार्बोहाइड्रेट, शुगर मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो चेन है ये किसके साथ मिल रही है, प्रोटीन के साथ, तो क्या बना रही है,
ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये क्या है, एक रिसेप्टर साइट है। कोई भी हार्मोन आके यहाँ अटैच हो सकता है, जिसे मैंने क्या कहा, हार्मोन रिसेप्टर साइट। कोई भी हार्मोन आता है ना, ग्लूकागोन होता है, इंसुलिन होता है, ये सारे हार्मोन रिसेप्टर साइट नीड होगी ना मेम्ब्रेन पे, रिसेप्टर साइट होनी चाहिए हार्मोन्स के लिए। हार्मोन्स रिसेप्टर साइट पे जाके बाइंड होंगे ना, तो वो रिसेप्टर साइट कौन प्रोवाइड करता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। अब ये देखो, ये दूसरी है, ये लिपिड के साथ है तो ग्लाइकोलिपिड होगा। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया हो। मैं जिस तरह से समझा रही हूँ ना, बहुत एनर्जी लग रही है मेरी को, बस आप लोग आउटपुट दे दें मुझे सही से। इट रिसीव नर्व इम्पल्स, ये क्या करता है, रिसेप्टर साइट ये रिसीव करता है नर्व इम्पल्स को। एक तो मतलब हार्मोन्स आके रिसेप्टर साइट पे अटैच, दूसरा काम क्या है मतलब कि नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है। जो नर्व इम्पल्स आ रही होती है ना, नर्व इम्पल्स जो ब्रेन के थ्रू आ रही होती है, ठीक है, नर्व के थ्रू आ रही होती है, तो वो नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है ये रिसेप्टर साइट। या रिसेप्टर साइट है ना, तो रिसेप्टर साइट जब वो चीज़ आके बाइंड करेगी तो वो नर्व इम्पल्स ट्रांसपोर्ट करेगी ना, जिसके हार्मोन अब उस रिसेप्टर साइट पे बाइंड हो गया, अब वो क्या करेगी, नर्व वो कर देगी, इम्पल्स दे देगी कि भाई ये काम के लिए आया हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, जैसे कि अब दरवाज़ा बजता है, आप लोग क्या करते हैं, वो दरवाजे के साथ वो बंदा आके, ये दरवाज़ा है, ठीक है, ये मतलब रिसेप्टर साइट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर का दरवाज़ा है, अब जब बंदा आता है, एंट्री करना चाह रहा है ना वो, तो वो इस दरवाजे के साथ खड़ा हो जाता है, वो बजाता है दरवाज़ा। ठीक है, फिर आप यहाँ से आके बोलते हैं भाई किस काम के लिए आए हो, फिर वो जब भी आप उसे एंटर करते हैं, वो रिसेप्टर साइट पे आके तो बाइंड हो गया, उस गेट के साथ तो खड़ा हो गया, लेकिन आपने दरवाज़ा कब खोलना है, जब आप वो बोलेगा मैं इस काम के लिए आऊँ, वो अपना नर्व इम्पल्स बताएगा, फिर आप उसको रास्ता दिखाएंगे कि अच्छा अगर तुम मशीन ठीक करने के लिए आए हो तो मशीन इस तरफ है, अगर आपको कोई रिश्तेदार है तो आप उसको घर पर लेके जाके चाय पिला देंगे बिठा के ड्राइंग रूम में, यही करेंगे ना। तो वो सेल इस वजह से उसे नर्व इम्पल्स क्यों ज़रूरी होती है, ताकि पता चले कि वो किस लिए आया है, ताकि उसको रास्ता दिखा सके। इट रिसीव नर्व इम्पल्स, ये नर्व इम्पल्स रिसीव करता है रिसेप्टर साइट। ठीक है, अच्छा, दे आर सेंसिटिव, ये सेंसिटिव भी होता है, ठीक है, रिकॉग्नाइज एंटीजन, और ये रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को। ठीक है, और हिंस प्ले रोल इन इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी में किस तरह से रोल प्ले करता है, ठीक है, ये सेंसिटिव क्यों होता है, एंटीजन क्या होते हैं, देखिए एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती है ना, ताकि उस एंटीजन को क्या कर सके, अगर वो हार्मफुल है तो उसे नॉन हार्मफुल में कन्वर्ट कर सके, उसकी हार्मफुल जो सेंसिटिव है उसको ख़त्म कर सके। तो वो यही कह रहे, कोई भी जर्म्स अगर आ जाता है वो एंटीजन फॉर्म करता है, तो क्या होता है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम एकदम जाग जाता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी स्टार्ट कर देता है बनाना, ताकि उस एंटीजन को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो जब भी ये रिसेप्टर साइट पर, फॉर एग्जाम्पल इस रिसेप्टर साइट पर, ठीक है, इस रिसेप्टर साइट पर कोई एंटीजन बाइंड हो गया उस पर, तो मतलब ऐसा रिसेप्टर, ये एक रिसेप्टर साइट है। ठीक है, अब एक एंटीजन है जो कि इसी की शक्ल का है, देखो ये आके इधर बाइंड हो जाएगा। अब ये तो रिसेप्टर साइट है ना, अब ये सेंसिटिव हो जाएगा कि यार ये क्या है, ये सेंसिटिव हो जाएगा और इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा कि भाई एक एंटीजन आ गया है आपकी बॉडी में, आपके सेल में, तो वो पुलिस आके, इम्यून सिस्टम आके इसको गिरफ्तार करके ख़त्म कर देगी। ठीक है, तो ये सेंसिटिव क्यों होता है, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को। अब समझ आ गई, हिल्स प्ले रोल इन इम्यूनिटी। अच्छा, इट रिकॉग्नाइज फूड मटीरियल, ये फूड मटीरियल को भी रिकॉग्नाइज करता है, जिस तरह से इसने एंटीजन को किया ना, इस तरह से फूड मटीरियल को भी रिकॉग्नाइज करता है ये। ठीक है, इट स्टिक सेल्स विच विद ईच अदर टू फॉर्म टिश्यू, और ये क्या करता है, ये इट स्टिक सेल्स, ये स्टिक करता है सेल्स को एक दूसरे के साथ, ताकि क्या बना सके, टिश्यू बना सके। जैसे कि अब ये है, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, इसके साथ एक दूसरा सेल आ जाएगा, वो ये दोनों स्टिक हो जाएंगे ना, फिर इसके ऊपर एक तीसरा सेल आ जाएगा, इस तरह से सेल, मैनी सेल्स क्या बनाते हैं मिलकर, टिश्यू, और मैनी टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं टुगेदर होके, ऑर्गन। तो वही कह रहे हैं कि यार इस ये जो रिसेप्टर साइट है, ये स्टिक भी हो सकती है सेल्स के साथ, एक दूसरे के साथ ये स्टिक होंगे, डिफरेंट सेल्स के रिसेप्टर साइट स्टिक होकर क्या बनाएंगे, टिश्यू बना देंगे। तो रिसेप्टर साइट की मैंने आपको कितना वो बता दिया, बताओ, एक तो नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है, दूसरा क्या है, सेंसिटिव होता है, रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को। ठीक है, इस तरह से ये इम्यूनिटी में भी अहम किरदार अदा करता है, इस तरह से रिकॉग्नाइज करता है कि इसको फूड मटीरियल को भी, और तीसरा कि ये स्टिक करता है सेल्स को एक दूसरे के साथ।
जो कि क्या कर फॉर्म कर सके, टिश्यू। तो ये पता है ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट है। और ये अगर मैं अब इंटर टेस्ट का एमसीक्यूज या आपकी 11वीं का एमसीक्यूज में बनाऊँ तो मैं बोलूँगी कि भाई कौन सी साइट है जो कि स्टिक करती है सेल्स को एक दूसरे के साथ। अच्छा आप बोलेंगे यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था हमने, ये क्या कह रहे हैं। भाई आपने पढ़ा नहीं था, आपकी बुक में तो था ना। और आप बोलेंगे हाँ सर ने बताया था हमें बहुत किसी ज़माने में, तो आपको याद क्यों नहीं, क्योंकि आपने उस पर वर्किंग नहीं की, आप रट्टे की तरफ गए। आपको इस तरह से समझना चाहिए था, ठीक है। अच्छा मैं खुद सेल्स से हूँ और मैं खुद हॉनेस्टली बताऊँ तो मुझे खुद भी ये चीज़ें जो है मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि यार मतलब काश मैं इस तरह से पढ़ लेती, मैं इन बुक्स पढ़ लेती। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। एंडोसाइटोसिस, व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस? मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एंडोसाइटोसिस। जो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं किस पर, एंडोसाइटोसिस। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट किसे कह रहे हैं, ये मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट जो शुगर साइड चेन नज़र आ रही है ना, इसे मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल किसमें, एंडोसाइटोसिस में। आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज आ सकता है कौन सा जो है एंडोसाइटोसिस में अहम रोल प्ले करता है, मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर बाद में बोलोगे पढ़ाया ही नहीं था, अभी पढ़ लो। एंडोसाइटोसिस होता क्या है, ईटिंग फिनोमिना ऑफ सेल। जो ईटिंग होती है ना वो कहते हैं सेल ईटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, यही होता है ना। तो एंडोसाइटोसिस क्या है, सेल जब किसी चीज़, जैसे ये सेल है, ये एक सब्सटेंस, सब सेल चाह रहा है कि मैं इसको इंटेक कर लूँ, ईट कर लूँ, तो अगले वाले हेयर में क्या होगा, ये सेल इसके करीब आते 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 क्या करेगा, एक यूं वो बना देगा और फिर अगले में क्या होगा, ये इसके अंदर पड़ा रहेगा। ये सेल ईटिंग प्रोसेस है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस में भी क्या होगा, फेगोसाइटोसिस, या तो फेगोसाइटोसिस हो सकता है। अच्छा एंडोसाइटोसिस की दो एग्जाम्पल है, दो पार्ट्स है। कौन से, एक फेगो मतलब सॉलिड फूड पार्टिकल, जैसे ये सॉलिड था ना, ये क्या है, ये फेगोसाइटोसिस है, मतलब ये अपने अंदर लेके जा रहा है। ईटिंग ऑफ फूड पार्टिकल, ईटिंग ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल, ये क्या है, फेगोसाइटोसिस। और अगर इस तरह से ये लिक्विड फूड होता तो पिनोसाइटोसिस होता।